हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय सिंह एक बार फिर आपके सामने। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम भारत के इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट को सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। तो उसका आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ रिवीजन हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी कि जो सार है, या फिर आज हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का किस तरह से आ सकता है। कंप्लीट चैप्टर हो गया अपना। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो हमारे लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है कि सबसे पहले ये है कि जो अभिलेख, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण हिस्सा है अभिलेख। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। यानी कि जो अभिलेखों का अध्ययन होता है किस शास्त्र में होता है? अभिलेख शास्त्र में। फिर हमने हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक काल आता है, जो ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद में कुछ छोटे मोटे मतलब उत्तर वैदिक काल आते आते कई कबीले या जनपद छोटे छोटे कबीले के रूप में विकसित होने लगे। क्योंकि उस टाइम में लोहे के बारे में पता चल गया था। हड़प्पा में शांति इसलिए थी कि वहाँ पे लोहे से वो अनभिज्ञ थे। और जैसे जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ा, साम्राज्य विस्तार में इंटरेस्ट लेने लग गए। तो जनपद, ये क्वेश्चन है आपके वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि जनपद क्या होता है? ऐसा भूखंड, मतलब ऐसा भूभाग जहाँ पर जन यानी लोग हो सकते हैं, कबीला हो सकता है, कुल हो सकता है, जनजाति हो सकती है। जनपद यानी जन यानी जनता या लोग, और पद यानी पैर। यानी कि ऐसा भूभाग जहाँ पर कोई जन ने पांव रखा अथवा वहाँ फंस गया, तो वो क्या कहलाया? जनपद। अब उस टाइम में बहुत छोटे छोटे जनपद थे। यानी कि पूरे भारत में छोटे छोटे जनपदों का विकास उत्तर वैदिक काल में आरंभ हो गया। फिर जैसे जैसे लोहे का विस्तार या लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, नए नए हथियार बनने लग गए, तो युद्ध ज़्यादा होने लग गए। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो जनपद शब्द है, ये हमें कौन सी भाषा में मिलता है? तो जनपद शब्द है वो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। समझे? तो ये है जनपद। फिर जनपद के बाद में आता है महाजनपद। यानी कि जो छोटे छोटे जनपद थे, उनमें जो शक्तिशाली था वो अन्य जनपदों पर विजय प्राप्त करके अपने जनपद में मिला लेता था। तो अर्थात ये है कि छोटे छोटे जनपदों से मिलकर फिर महाजनपदों का निर्माण हुआ या महाजनपद बने। तो ये है 16 महाजनपद हैं। इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आरंभिक बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में। तो यहाँ से यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि जनपद कितने हैं, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। या तो किसी जनपद की राजधानी पूछेगा जो मैप में दे रखा है, वो उसको एक बार अच्छी तरह समझ लेना, या फिर जो
जनपद है कि इन जनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके आगे अगर वो बढ़ता है तो फिर मगध, क्योंकि हमारे इतिहास में मगध का विशेष उल्लेख है सिर्फ एक जनपद का, तो मगध के बारे में। तो जनपद का अर्थ भाषा कौन कौन सी भाषा में है, और फिर महाजनपद, महाजनपद कितने थे, 16। उल्लेख कहाँ मिलता है सर्वप्रथम, आरंभिक बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में। सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। और एक क्वेश्चन जो शुरुआत में दे रखा है और जो बार बार किताब में 3 बार आ चुका है, 3-4 बार, कि किसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1838 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ बताया। ये क्वेश्चन है। फिर एक वर्ड आप दे रखा है बुक में, ओलिगार्की या समूह शासन, यानी कि जो इंडेक्स में आपके दे रखा है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो इंडेक्स वाले हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर उन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वो वहाँ से वर्ड उठा के क्वेश्चन बना सकता है। या फिर हम इन वर्डों का जैसे बड़े क्वेश्चन में यूज़ ले तो हमारा मतलब क्वेश्चन आंसर बहुत बेस्ट होगा। तो वर्ड था ओलिगार्की या समूह शासन, किसे कहते हैं। तो जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो, यानी कि ओलिगार्की या समूह शासन का मतलब हो गया कि कई पुरुषों के हाथों में सत्ता हो, उसे ही ओलिगार्की कहते हैं। और इसका उदाहरण है यूनान गणराज्य। अभी ये देखना, यूनान गणराज्य, यहाँ यूनान साम्राज्य नहीं लिए, यूनान गणराज्य, यानी कि यूनान की सत्ता एक में केंद्रित न होके बहुत से, यानी कि अनेक पुरुषों के हाथों में थी। अब फिर जो इनका इम्पोर्टेंट, जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो है भाषा और लिपि। ये ध्यान रखना, भाषा और लिपि, अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी, प्राकृत, यानी कि अधिकांश जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत। और जो पश्चिमोत्तर, यानी कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, यूनानी और अरेमाइक। तब अब है दोनों है भाषा, यूनानी और अरेमाइक। अब लिपि, 2 लिपि हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी। भारत में जो अभिलेख हैं वो अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में है, जबकि जो पश्चिमोत्तर में जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में। तो ये इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। फिर है एक टॉपिक है जो मतलब वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन या ये जो चैप्टर है ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम वाले भाई बहनों को भी काम आ सकते हैं। तो ये मत सोचना कि ये, क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ इन्हीं बुक से आते हैं, और जिनकी ये बुक तैयार है वो कहीं रुकते नहीं। फिर है सुदर्शन झील, जो इंडेक्स में स्पेशल दे रखा है। सुदर्शन झील कहाँ पे है, गिरनार। गिरनार कहाँ पे, गुजरात में। ये कृत्रिम जलाशय झील है, मतलब ये कृत्रिम बनाई हुई झील है। अब इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें एक पाषाण अभिलेख, यानी कि एक पाषाण अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और
उस अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो किसका? संस्कृत। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, लेकिन इस पाषाण का मतलब पत्थर पर लिखा हुआ है, तो इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। यहाँ कंफ्यूज मत होना गिरनार की सुदर्शन झील के बारे में अगर क्वेश्चन। फिर अभिलेख, जो ये पाषाण अभिलेख है में किसका उल्लेख है, तो पाषाण अभिलेख में शक शासक रुद्रदमन का उल्लेख है। किस शासन का? किस शासक का? रुद्रदमन। और वंश शक शासक, शक। तो ये हो गया अभिलेख में। फिर ये झील का निर्माण, तो वहाँ अभिलेख में एक मौर्य काल में निर्माण मौर्य काल में हुआ था। उस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि वहाँ के एक स्थानीय राज्यपाल, यानी कि मौर्य काल में इतना विस्तृत था कि जगह जगह पर मतलब टुकड़ों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी। तो उसी में एक स्थानीय राज्यपाल ने इसकी नियुक्ति की थी, मतलब निर्माण किया था। अब यह है कि सुदर्शन झील से कितने वंशों का संबंध है, ये कितने शासकों का संबंध है। पहला मौर्य काल, मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ। फिर शक शासक रुद्रदमन यानी शक वंश, उन्होंने ये क्या, एक बाढ़ की वजह से इस झील का कुछ हिस्सा स्थिति मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था। तो रुद्रदमन ने अपने राजकोष से बिना जनता से कर लिए हुए इस झील की मरम्मत करवाई थी। और तीसरा जो उल्लेख मिलता है वो गुप्त वंश का मिलता है कि गुप्त वंश में भी इसकी मरम्मत करवाई गई थी। तो गुप्त वंश में स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो यह है सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत, गुजरात में। अब एक वर्ड आया गृहपति। गृहपति मतलब घर का मुखिया। और गृहपति का नियंत्रण किस पे होता था? घर के जो स्त्री, बच्चे, पुरुष, दास, नौकर, इन सब पर नियंत्रण होता था। इनके अलावा भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का भी ये मालिक होता था। तो गृहपति, लेकिन गृहपति ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जो सम्भ्रात यानी संपन्न परिवार और व्यापारियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई? तो इसको ध्यान रखना। अब है एक बुक का विवरण, जो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। हर्ष चरित्र बुक का उल्लेख है इसमें। तो हर्ष चरित्र बुक यानी कि ये किसकी जीवनी है? कन्नौज शासक हर्षवर्धन की जीवनी। किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। अब बाणभट्ट कौन था? ये था हर्षवर्धन का राजकवि। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखना। घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाणभट्ट की कृति कौन सी है, हर्ष चरित्र, या हर्षवर्धन की जीवनी पर लिखी गई बुक का नाम है हर्ष चरित्र। और बाणभट्ट किसके राजकवि थे? हर्षवर्धन के। इसके अंदर एक गांव की कहानी बताई गई है, जहाँ पर मतलब जो शुरू में जो उपज बढ़ाने के लिए सबसे पहले लोहे की फाल वाले हल का उपयोग किया गया था। यह आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि उपज बढ़ाने के तरीके, तो उसमें लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। तो यहाँ जो गांव के बारे में बता रखा है, वहाँ वो हल सक्सेस नहीं था, तो वहाँ पर कुदाल का प्रयोग किया गया। ये
एक उस गांव की कहानी है, लेकिन कहानी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ये फैक्ट है, ये ध्यान में रखना। फिर है कुछ नगर हैं। हाँ, एक वर्ड और है जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है कि अग्रहारा। अग्रहारा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो अग्रहारा उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया गया है, या जो ब्राह्मणों को दान देते थे उसको अग्रहारा कहते थे। और ब्राह्मण भूमि कर और अन्य कर से मुक्त रहते थे, लेकिन ब्राह्मण स्थानीय लोगों से कर वसूल कर सकते थे। तो अग्रहारा, इसको दिमाग में रखना कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहारा कहते हैं, वो कर मुक्त होती थी, और ब्राह्मण स्थानीय स्तर पर कर वसूल कर सकते थे। अब है कुछ नगर। कुछ नगर हैं, कुछ वंश, यानी कि नगरों का जो निर्माण हुआ। हम पढ़ रहे हैं राजा, किसान और नगर। राजा के अंदर महाजनपद काल में फिर मौर्य का आ गया, कुषाण आ गए, शक आ गए, सातवाहन आ गए, और फिर गुप्त आ गए। गुप्त में ज़्यादा नहीं है, समुद्रगुप्त का है, और प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, बस वो ही है उसमें। अब कुछ नगर हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं कि कौन सा, कहाँ और किस दिशा में था, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि अपने सिलेबस में मानचित्र का चैप्टर भी दे रखा है। तो हड़प्पा वाले में तो ऐसा कोई मानचित्र आया नहीं जिसके अंदर वो क्वेश्चन आ सके। अब इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण मैप हैं, एक है महाजनपद का और दूसरा है ये नगरों का। तो इसमें सबसे पश्चिमोत्तर में तक्षशिला, यानी कि सबसे पश्चिम में था तक्षशिला, और तक्षशिला में किसका शासन था? वहाँ पे कुषाण। तक्षशिला सबसे, फिर कन्नौज है, यानी कि ये जो बिहार यूपी वाला इधर का इलाका आ गया कन्नौज, फिर वो पास में मथुरा, और फिर ऊपर नेपाल वाले की तरफ आ गए श्रावस्ती, और वो फिर वाराणसी, कौशाम्बी। ये मतलब जो उत्तर प्रदेश वाला और ये बिहार वाला जो इलाका है, ये आ गए नेपाल वाले। तो ये यहाँ पर थे गुप्त। आगे फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, ये थोड़े साइड में आ गए। राजगीर बिहार में थे ये, राजगीर, राजगाह या राजगीर याद करो। फिर है लास्ट में था महास्थान, जो अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में है महास्थान। फिर उसके नीचे उत्तर पूर्वी भाग में चंद्रकेतुगढ़ आ गया। फिर शक शासक कहाँ पे थे? गुजरात की तरफ, जो गुजरात वाला इलाका है वहाँ पे शक थे। फिर उज्जैनी और विदिशा, जो एमपी वाला इलाका है इस टाइम में, वहाँ पे ये नगर थे। भरूच कच्छ, ये गुजरात वाले, जो गुजरात वाला तटीय इलाका है वहाँ पे नगर भरूच कच्छ। फिर वाकाटक वंश, ये जो एमपी वाला इलाका है, मध्य भारत वाला इलाका है, यहाँ पे कौन सा वंश था? वाकाटक वंश। ऊपर गुप्त वंश। फिर उसके नीचे आते हैं, एक नगर है पैठान, वहाँ पे थे सातवाहन। फिर उसके साइड में, जैसे ये अभी महाराष्ट्र वाला इलाका इधर वाला है, वहाँ पे सपरा नगर। फिर नीचे की तरफ जब हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो वहाँ पे
3 वंश आते हैं। पहले चोल, जो मतलब तमिलनाडु वाला ये हिस्सा है वहाँ चोल, तमिलनाडु नहीं सॉरी कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वहाँ चोल, केरल वाला जो हिस्सा है वहाँ चेर, और जो सबसे नीचे इधर तमिलनाडु वाला हिस्सा है वहाँ पर पांड्य वंश थे। तो इस मैप में कितने वंशों का उल्लेख हुआ है? कुषाण, गुप्त, शक, वाकाटक वंश, सातवाहन, चेर, चोल, पांड्या। ये तो थे चेर, चोल, पांड्या तीनों दक्षिण भारत में, और कुषाण सबसे उत्तर भारत में। मध्य में गुप्त आ गए। इधर पश्चिम की तरफ शक शासक, और एक नगर था पुहार। ये ध्यान रखना, ये पहले भी आया हुआ है, याद करना कहाँ पे हमने पढ़ा था पुहार। ये था अभी तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है वहाँ पे पुहार नाम का नगर था। तो इनको एक बार दिमाग में बैठा लेना कि कौन कौन से कहाँ थे। एक मैप, एक मतलब दिमाग में एक आइडिया सा बन जाए, तो मैप को बार बार देखना। तो इसमें 2 ही मैप हैं। अगर मैप का क्वेश्चन पूछेगा तो 2 मैप है, एक महाजनपद का और एक नगरों का। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अभी वो वर्ड बता रहा हूँ, वो रिवाइज करवा रहा हूँ जिस पर ज़्यादातर स्टूडेंट की नज़र नहीं जाती है, और वो बारीक वर्ड है, और वो ही एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर है जैसे अग्रहारा हो गया। अब है श्रेणी। श्रेणी क्या थी? तो मतलब कभी कभी जो उत्पादक यानी जो उत्पादन करने वाले और व्यापारियों का संघ होता था, संघ होता था, उसका उल्लेख मिलता है, तो कहीं कहीं उनको श्रेणी कहा जाता था। यानी कि जो उत्पादक वर्ग और व्यापारियों का संघ होता था उसको श्रेणी कहते थे। अब है सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, और मैं इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ, वो है मालाबार तट, यानी कि आधुनिक केरल वाला हिस्सा। तो वहाँ पर मतलब एक बुक का मैंने पहले ही बताया था आपको, कौन सी थी? पेरिप्लस ऑफ एरिथीसियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथीसियन सी नाम की बुक थी। लिखा किसने था? एक यूनानी समुद्र यात्री ने। यानी कि जो यूनान के जो समुद्र यात्री था उसके द्वारा लिखी गई बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथीसियन सी। अब ये तो सबको याद हो जाएगा, लेकिन अगर गहराई में घुस गया तो पेरिप्लस का अर्थ क्या होता है? तो पेरिप्लस का यूनानी भाषा में होता है समुद्री यात्रा। पेरिप्लस ओनली पेरिप्लस का यात्रा यूनानी भाषा में होता है समुद्री यात्रा। और एरिथीसियन का मतलब होता है यूनानी भाषा में लाल सागर। यानी कि ये कनेक्शन ये होता है कि यूनानी लाल सागर जो है उसको पार करके इधर इंडिया की तरफ आए होंगे। तो ये है, और ये बुक कब की है? प्रथम शताब्दी ईस्वी की। तो इस बुक का बारे में याद रखना, दोनों वर्ड याद रखना, पेरिप्लस यूनानी भाषा में समुद्री यात्रा, और एरिथीसियन मतलब यूनानी भाषा में लाल सागर। फिर है लास्ट में एक टॉपिक था अभिलेखों की सीमा। तो उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करने की कुछ सीमा थी, इनमें कभी कभी तकनीकी प्रॉब्लम भी आ जाती थी पढ़ने के लिए। अक्सर इतने हल्के उत्तीर्ण थे कि पढ़ पाना उनको मुश्किल था। अब और कुछ अभिलेख प्राय नष्ट भी हो जाते थे, या फिर अभिलेखों का वास्तविक अर्थ जानना बहुत कठिन था। जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं
उनको उन जैसे किसी अभिलेख पर अक्षर बारीक थे या बारीक अक्षरों में खुदा हुआ था तो वो मिटन गए, नष्ट हो गए, या फिर जो अभिलेखों को पढ़ा तो उनका अर्थ लगा पाना बहुत कठिन था कुछ वर्ड का। तो इस तरह अभिलेखों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इनमें भी इनकी सीमाएं हैं जो अभी तक मतलब पूर्णतया नहीं पढ़ पाए। यह था इनकी सीमाएं। फिर इलाहाबाद प्रशस्ति या समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रशस्ति नहीं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति, या इसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहते हैं। रचना हरिसेन ने की थी। अब हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि। किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में। बस इतना सा। और एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये इसकी भाषा थी वो संस्कृत थी। तो ये इतना सा और इतना ही विवरण बुक में गुप्त काल के बारे में दे रखा है। फिर है सिक्के। तो पंचमार्क या आहत के सिक्के प्राप्त हुए तो उनका जो खुदाई या जो खुदाई हुई उनमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए उनको, जिनको आहत यानी कि उन पर पंचमार्क लगा हुआ था, आहत सिक्के बोले जाते। तो उन सिक्कों को जब मौर्य काल के सिक्कों से मैच किया गया या दोनों का विश्लेषण किया गया तो ये पता चला कि ये सिक्के किसी राजा ने जारी किए थे। तो आहत सिक्के ध्यान रखना, हाथ सिक्के यानी कि पंचमार्क मार्क किए हुए सिक्के। तो हर काल में अलग अलग सिक्के चलते थे, लेकिन सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के किसने जारी किए? तो वो थे कुषाण, यानी कि कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए? तो वो थे गुप्त काल में। यानी कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में। और आरंभ सोने के सिक्कों का आरंभ किसने किया था? वो था कुषाण वंश। क्योंकि कुषाण वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पे एक साइड में देवता का चित्र है और दूसरे साइड में शासक का। ये आप बुक में दे रखा है कि कुषाणकालीन सिक्कों पर क्या अंकित था। तो कुषाणकालीन सिक्कों पर एक तरफ देवता का और दूसरी तरफ शासक का अंकन था या चित्र था। समझे? तो इस चीज को ध्यान रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये बहुत परेशान करते हैं। फिर अभिलेख पर चर्चा करते हैं। शायद आपने तो स्कूलों में भी कोर्स ये किताब पढ़ ली होगी, लेकिन 3 अभिलेख के बारे में हम बात करते हैं। एक तो गिरनार अभिलेख जो सुदर्शनशील वाला आई है। 2 ऐसे अभिलेख जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्योंकि ये बाकी अभिलेखों से अलग है। और जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें अशोक का नाम नहीं मिला। सिर्फ 2 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिला है, वो हैं गुर्जरा और मांस के अभिलेख। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। इन दोनों अभिलेखों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अन्य में उपाधियाँ मिलती हैं, प्रियदर्शी, इस तरह से जो उपाधि धारण की थी वो मिलती हैं, लेकिन अशोक का नाम सिर्फ 2 अभिलेखों में हमें प्राप्त होता है। अब अभिलेख आपको एक बार देखने हैं
थोड़े मतलब किताब उस मैप में कहाँ कहाँ हैं। अब ये है कि अब एक कालक्रम है, उसको आपको ध्यान से देखना है कि कालक्रम क्या है। उसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये कालक्रम महत्वपूर्ण है, बुक के लास्ट में दे रखा है, लेकिन जो मुझे लगा कि ये बेस्ट है, हो सकता है कि इनके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। तो पहला है, सर्वप्रथम धान की रोपाई यानी कि चावल की खेती, गंगा घाटी में नगरीकरण यानी कि जो गंगा घाटी थी उसमें नगरीकरण, और महाजनपद आहाद सिक्के किस काल में या कौन सा काल था। क्या हो गए, धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद काल और आहाद सिक्के। ये हैं 1600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य। समझ, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है धान की रोपाई। उनसे कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चावल की खेती यानी कि कब, तो शायद ये नवपाषाण काल में आएगा। फिर है सिकंदर का आक्रमण, जो भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। एक तो ये ध्यान रखना कि उस टाइम में किस वंश का शासन था, तो उस टाइम में नंद वंश का शासक था, और नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद उस टाइम में शासक था। तो सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। फिर है, यानी कि इसमें वंश ध्यान रखना, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो किस वंश का शासक था, नंद वंश का। फिर है, एक सोसाइटी का गठन हुआ था, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ, यानी कि ये पुरातत्व विभाग से संबंधित है ये सोसाइटी। तो इसका गठन कब हुआ था, कौन सी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 में हुआ था। फिर एक शख्स है कोलिन मैकेंजी। कौन, कोलिन मैकेंजी। इसके बारे में क्या विवरण है कि इसने संस्कृत, एक तरफ संस्कृत दूसरी तमिल भाषा, इन दोनों भाषाओं में लगभग 8000 अभिलेख एकत्रित किए थे। यानी कि एक संस्कृत भाषा और दूसरी तमिल भाषा, इन दोनों भाषाओं में लगभग इन्होंने 8000 अभिलेख एकत्रित किए थे। कब, 1810 के दशक में। कौन था, कोलिन मैकेंजी। फिर है जेम्स प्रिफेंस, आप रट रट के थक गए होंगे, बार बार ये नाम आ रहा है। 1838 में जेम्स प्रिफेंस ने ब्राह्मी लिपि का, यानी कि ब्राह्मी, सिर्फ ओनली ब्राह्मी दे रखा है, खरोष्टी इसके साथ नहीं है। तो एक बार इसको मैच करना उस कालक्रम से, क्योंकि कहीं कहीं ब्राह्मी खरोष्टी आती है, दोनों आती है, और कभी हाँ पढ़ा दोनों को था, खरोष्टी को भी और ब्राह्मी को, लेकिन खरोष्टी को स्पष्ट नहीं कर पाया। समझ में आए। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब जैसे मान लो, अब अशोक के जो अभिलेख हैं, तो उत्तर में मानसेरा शाहबागढ़ी 2 अभिलेख तक्षशिला के पास, यानी कि अफगानिस्तान वाले पे। दूसरा कंधार पाकिस्तान वाले में आ गया। कालसी ये है अपने उत्तराखंड के आसपास, उत्तराखंड वाले इलाके में आ गया कालसी। फिर है सोपारा, सोपारा आ गया महाराष्ट्र वाले इलाके में। समझ में आए, महाराष्ट्र वाले इलाके में कौन सा आया, सोपारा। और
इधर चलते हैं पूर्व की तरफ, यानी कि दक्षिण पूर्व में दो अभिलेख मिले हैं जो उड़ीसा में हैं। उनका नाम है जोगढ़ और शिशुपालगढ़। ये उड़ीसा में हैं और कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देते हैं। तो शिशुपालगढ़ और जोगढ़ उड़ीसा में हैं, कालसी उत्तराखंड में है और मानसेरा शाहबाजगढ़ी पश्चिमोत्तर में आ गए, कांधार पाकिस्तान वाले इलाका में आ गया, गिरनार आ गया जो था गुजरात वाले पोर्शन में है, और सोपारा है महाराष्ट्र वाले में, और सनत्ती ये कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ही मास्की भी कर्नाटक में है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और बैराट एक महत्वपूर्ण है, ये लघु शिलालेख है बैराट वाले, ये महाशिलालेख थे। और ये जो मास्की है, बैराट है और भाबरू है, मास्की, बैराट, भाबरू, गुजरा, ये जो लघु शिलालेख हैं तो इनमें इम्पोर्टेंट है बैराट। क्यों? क्योंकि बैराट में अशोक के थंब के बारे में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी जो अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार जो किया था उसका कुछ साक्ष्य बैराट जो जयपुर में स्थित है वहाँ पर प्राप्त हुआ था। फिर है गुजरा और मास्की, ये दोनों लघु शिलालेख हैं, तो इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये ध्यान रखना, 3 लघु शिलालेख इम्पोर्टेंट हैं। गिरनार सुदर्शन झील की वजह से इम्पोर्टेंट है, और शिशुपालगढ़ जोगढ़ उड़ीसा में है जो कलिंग युद्ध के बारे में, और कालसी ये उत्तराखंड में है। तो ये महत्वपूर्ण मैन अभिलेख थे। तो आपको इनको एक बार मैप दिमाग में बैठा लो, जैसे मानसेरा और शाहबाजगढ़ी ऊपर है और कालसी इधर है, ये महाभिलेख है। कालसी उत्तराखंड में आ गया, कांधार पाकिस्तान वाले इलाके में आया, गिरनार गुजरात वाले इलाके में आ गया, सोपारा महाराष्ट्र वाले इलाके में आ गया, सनत्ती कर्नाटक वाले में आ गया, शिशुपालगढ़ जोगढ़ उड़ीसा वाले में, कलिंग वाले में आ गए। यही थे, कुछ नहीं है बस। अब तो समझ में आ गई ऊपर कौन से, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, इधर कांधार, फिर इधर उत्तराखंड की तरफ कालसी, फिर गुजरात की तरफ गिरनार, और फिर नीचे महाराष्ट्र वाले की तरफ सपोरा, फिर कर्नाटक वाले दिशा, कर्नाटक वाला जो एरिया है वहाँ पे सनत्ती और सनत्ती है, और फिर उड़ीसा वाले जहाँ कलिंग युद्ध हुआ था उस दिशा में शिशुपालगढ़ और जोगढ़ ये अभिलेख थे। तो इनको अभिलेख हैं, अब तो आपको याद हो गए, बस दिशा उस ध्यान रखना। गुजरा मास की लघु शिलालेख है, महा अभिलेख नहीं है। इनमें दोनों में अशोक का अशोक नाम मिलता है, और बैराट वाले में अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये था सेकंड चैप्टर, मैंने मेन फैक्ट हैं आपको बता दिए, और मैं इन पे क्वेश्चन भी बना दूंगा, जो भी हैं जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो उसकी PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। लेकिन आप ज्वाइन करो, मैं आप स्कूल में पढ़ चुके, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा का नहीं है, उसी चीज़ का रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से उठ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को फ़ायदा मिले। फ्री क्लासेज हैं, रेगुलर क्लासेज हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा क्या है कि पूरे पार्ट की समरी बताने में है, तो
आप टेंशन मत लो, मैं ये चीज़ें बोर्ड पे भी समझाऊंगा। अभी 5-7 दिन बाद में, मतलब 4-5 दिन बाद में सब कुछ बोर्ड पे अरेंज होगा। लाइव आप चाहोगे तो लाइव क्लास होगी, जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हो। तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब हम कल से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जाति बंधु वाला जो चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बुक में, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है भारत वाला एंशिएंट का, ये दोनों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, यानी कि उनसे क्वेश्चन बाहर न जाए। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के में भी काम आने वाले हैं और आपके भी। तो मैं वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ चलो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत। ओके दोस्तों।